तो guys, live participants, can you please tell me I'm audible and visible now? ठीक है, वो कैमरा पॉज हो गया था. हाँ, सो प्लीज अब उसमें एक स्टेटमेंट आप लोगों को ध्यान देना है. उसमें लेटर यदि एक्सेप्टेंस का पोस्ट किया गया बट वो यदि अभी भी ट्रांजिट में और या फिर वो लॉस्ट हो जाते हैं तो लॉजिकली देखा जाए आपने अपना रिप्लाई तो दे दिया और जब ऑफरी अपना रिप्लाई देता है तो जो ऑफरर का राइट ऑफ रिवोकेशन है वो क्या हो जाएगा, कम्स टू एन एंड. तो अब चाहे वो लेटर आपको रिसीव हुआ हो एक्सेप्टेंस का या फिर वो खो जाते हैं, इट डजंट मैटर. क्योंकि अब यदि आपके स्टेट ऑफ माइंड में आएगा कि सर वो प्रूफ क्या होगा, तो मैटर जब कोर्ट में जाएगा तो डोंट यू थिंक जिस दिन आपने पोस्ट किया होगा तो वो डेट ऑफ पोस्टिंग का आपके पास कोई ना कोई एविडेंस तो होगा. तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्रेजेंट इट बिफोर द कोर्ट और नॉट. तो डेफिनेटली 100% आप क्या करेंगे, उसको कोर्ट में आप दिखा सकते हैं. और कोर्ट में वो दिखाने का मतलब है कि आपकी एक्सेप्टेंस ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है. तो यू कैन से इट्स ए डिफॉल्ट ऑफ द पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट. एक बात प्लीज ध्यान रखना, वहां पे पॉइंट ये नहीं है कि ऑफरी की तरफ से कंप्लीट हुआ, वहां पे पॉइंट ये है कि सर ऑफरर के ऊपर बाइंड होगा नहीं होगा. आर में पॉइंट. और एक बात हो तो यदि ऑफरी ने पोस्ट किया, आई हैव अ क्वेश्चन, ऑफरी ने यदि पोस्ट कर दिया और यदि वो कैंसिल रिवोक करने का यदि कोई भी अपना नो डाउट स्टेट ऑफ माइंड नहीं बनाते हैं तो क्या एज्यूम करके चलोगे कि मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स इट. तो उसमें वो कम्युनिकेट हो या नहीं हो उससे कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता है. क्योंकि यदि मैंने किसी भी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो इसका मतलब मैंने रिप्लाई दे दिया. अब वो तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कम्युनिकेट कब माना जाएगा. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फिर हम लिखेंगे कि जब वो ऑफरर के नॉलेज में आ जाएगा तब वो ऑफरी के लिए कंप्लीट माना जाएगा. लेकिन इन जनरल टर्म जिस दिन मैंने अपना रिप्लाई पोस्ट किया ऑफर को एक्सेप्ट करने का, तो डोंट यू थिंक अल्टीमेटली यदि मैं उसको कैंसिल नहीं करता हूँ तो ऑफर तो मैंने क्या किया, यस एक्सेप्ट कर लिया. अरे में पॉइंट. और मेरा एक्सेप्ट करना, मेरा पोस्ट करना, वो ऑफरर का राइट ऑफ रिवोकेशन क्या हो जाएगा, कम्स टू एन एंड. समझ पा रहे हैं. तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द नॉर्म्स कि अल्टीमेटली वहाँ पे प्रोविजन क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है. क्लियर. तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है एंड यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है. और यदि क्वेश्चन में ये बोला गया कि सर वो जो आपने एक्सेप्टेंस लेटर भेजा था वो खो गया, तो क्या उस केस में ऑफरर के ऊपर वो एक्सेप्टेंस अभी भी बाइंड माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, आंसर इज यस. लेकिन यदि क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सर एक्सेप्टेंस ऑफरी के लिए कम्युनिकेट कब माना जाएगा, कब उसके लिए कंप्लीट माना जाएगा, जब वो ऑफरर को क्या हो जाता है, नॉलेज में आ जाता है. तो ये दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं एंड दैट्स व्हाई आपको क्वेश्चंस को रीड करना है, क्वेश्चन को समझना है एंड यू हैव टू गिव द आंसर अकॉर्डिंगली. इज इट क्लियर. अब कोई डाउट यहाँ पे. यूनिट 1 हम लोगों का कंप्लीट हो गया था लास्ट क्लास में. तो पूरे यूनिट 1 में, अच्छा अभी बैकअप आप में से पेंडिंग है कुछ बच्चों का, या देख लिया आप, कंप्लीट देख लिया आपका, हो गया. अभी रहते हैं, कितने लेक्चर रहते हैं, 2 रहते हैं. अब आप सबसे नो डाउट मेरा क्वेश्चन ये है कि यूनिट 1 आप एक बार पहले खुद रिवाइज करके आओगे तब मैं क्वेश्चन डिस्कस करूं, ये फिर मैं क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लूँ. दिस इज टोटली अप टू यू. आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि एट द एंड मुझे क्वेश्चन डिस्कस करना है. तो आप लोग नेक्स्ट क्लास तक रिवाइज कर लोगे. तो आज मैं न्यू यूनिट स्टार्ट करवाता हूँ और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे किसके रिगार्डिंग, यूनिट 1. एंड इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, लेकिन आप सभी लोग यूनिट 1 पूरा रिवाइज करके आओगे और प्लस आपका जो लेक्चर पेंडिंग है जिसका भी वो आप कंप्लीट कर लेना, सो दैट आपके जितने भी डाउट्स हैं तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, आपके क्वेश्चन आंसर से पहले मैं खुद इट्स हार्डली ऑफ 30 मिनट्स में उसको रिकैप कराऊंगा और 30 मिनट्स में मैं इनफैक्ट आपसे पूछूंगा, आपको रिप्लाई देना है, दैट्स इट. सो दैट एक बार क्लास में भी क्या हो जाएगा, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले वो रिवाइज हो जाएगा. लेकिन आप लोग पहले उस पूरे यूनिट 1 को थॉरोली रिवाइज करके आओ और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेक्शन की बात करेंगे. और यू हैव संडे एंड देन अगेन यू हैव अ मंडे. तो 2 दिन है आपके पास और आप सब लोग नो डाउट अच्छे से इस पर्टिकुलर यूनिट 1 को आप अच्छे से रिवाइज करना. एंड प्लीज़ इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आप सभी सब्जेक्ट को आप
इक्वली लो, लेकिन लॉ आप सबके लिए नया सब्जेक्ट है, फर्स्ट पहली बार आप पढ़ रहे, तो थोड़ा सा इस पर आपको टाइम अच्छे से देना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। क्योंकि रीज़न मीइंग आप सबको भी अभी तक समझ में आ गया होगा कि अभी हमने पूरा इतना टाइम फर्स्ट यूनिट को समझने में लगाया ताकि आपका बेस अच्छे से स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं। तो जब आप पहली बार कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो दैन यू हैव टू गिव अ प्रॉपर टाइम उसके बेस के लिए। अब आज जो हम लोग यूनिट स्टार्ट करेंगे इट विल टेक हार्डली 2 लेक्चर्स, खत्म हो जाएगा। लेकिन पहले यूनिट में हमने नो डाउट 10 लेक्चर्स, 10 पूरे लेक्चर दिए हैं, और वो इसलिए ताकि आपका बेस अच्छे से बन जाए। क्योंकि रीजन बिंग जब हम कोई नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसके लिए आपको जो बेसिक सेगमेंट है वो अच्छे से करना पड़ता है। और अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप वो सीक्वेंस में आ चुके हो आप लोग, तो अब वो यूनिट इमीडिएटली खत्म हो जाएगा। इट्स हार्डली ऑफ 2 लेक्चर्स, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर, बस इतने ही नंबर ऑफ लेक्चर्स के अब जो सारे यूनिट्स हैं। लेकिन वो तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब आप खुद साथ के साथ इस सब्जेक्ट पे प्रॉपर घर पे टाइम देते हो। क्योंकि क्लास में यू हैव ओनली फॉर 2 आवर्स, एंड 2 आवर्स मेरे साथ आप क्लास में, बाकी रेस्ट ऑफ द आवर्स आप खुद अपने साथ हैं। और आपकी यहाँ पे जो क्लास है तो नो डाउट 4 घंटे मान लेते हैं, और 4 उसके बाद 2 घंटे और मान लेते हो आने जाने का, तो स्टिल आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है जिसमें आप ये रिवाइज कर सकते हो। और थोड़ा सा फोकस होकर करना, ये सब्जेक्ट स्कोरिंग भी है और ये सब्जेक्ट जानलेवा भी है, दोनों है ये सब्जेक्ट। ये स्कोरिंग भी है और आपके लिए जानलेवा भी है, ध्यान रखना। स्कोरिंग इसलिए है क्योंकि रीजन बीइंग आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है एंड देन यू विल बी एबल टू राइट द आंसर। लेकिन यदि आपने इसको फोकस नहीं किया तो फिर एक्चुअली क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा एग्जाम में। क्योंकि रीजन बीइंग लॉ के पेपर में आप एक्सपेक्ट करना सिर्फ जो क्वेश्चन आएगा इट्स अराउंड 20 to 30% डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे बस, और बाकी सारे क्या आने वाले हैं, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब है वो सिचुएशन बेस्ड और केस स्टडी, वो सिचुएशन बेस्ड और केस स्टडी टाइप। और यू नो वेरी वेल हम एन नंबर ऑफ हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए, और बाकी आने वाले लेक्चर्स में और भी एग्जाम्पल्स आएंगे और केस स्टडीज आएंगे, और वही एग्जाम्पल आपको क्या करना पड़ेगा, रिटेन रखना पड़ेगा। तो आपकी मेहनत और मेरी मेहनत तभी सक्सेस हो सकती है, एंड तभी नो डाउट इंटर में फिर से अगेन मुलाकात हो सकती है जब यहाँ पे आप उसको सीरियस होकर पढ़ोगे। क्योंकि लॉ फ्रैंकली टेलिंग बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसलिए नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ, वो इसीलिए क्योंकि रीजन बीइंग इसमें आपको हर हमेशा कुछ नया सोचना पड़ेगा। आपको कोई ऐसा मोनोटोनस वाला पार्ट नहीं, एक ही काम किए जा रहे हैं, हर चैप्टर में कुछ डिफरेंट नजर आएगा। और जब आप इंटर लेवल पे आओगे तो इंटर लेवल पे आपके लिए नो डाउट कंपनीज एक्ट का पार्ट जब दिखेगा तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि लॉ कितना इंटरेस्टिंग है, और अच्छे से समझ में आएगा और आप उसको एंजॉय करोगे। लेकिन उसके लिए पहले यहाँ पे आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, यहाँ का बेस आपको नो डाउट इस तरीके से स्ट्रांग बनाना है, ये बात ध्यान रखना। एंड आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग जितने भी यहाँ पे क्लास में वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करना चाहेंगे एग्जाम। किसी के ऐसी कोई ख्वाहिश तो नहीं है सर कुंभ का मेला थोड़ी ना है 6 महीने बाद तो फिर आना है, ऐसा तो नहीं है ना किसी का। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है, पहली बार आप एग्जाम दे रहे हैं, यू हैव टू गिव योर बेस्ट टू क्रैक द एग्जाम। और यदि किसी ने पहले भी दिया है, मान लो किसी ने भी, तो स्टिल आप ये मान के चलो कि दिस विल बी द लास्ट अटेम्प्ट जिसमें हमें क्लियर करना है। तो इसका मतलब इस स्टेट ऑफ माइंड से आप चलोगे, इस स्टेट ऑफ माइंड से आप प्रिपेयर करोगे तो कोई भी काम 100% हो सकता है। लेकिन यदि इफ्स और बट्स रहेंगे और अपने आप एक्सक्यूज ढूंढोगे देन यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक द एग्जाम। तो वो इफ्स और बट्स और एक्सक्यूजेस मत ढूंढना, बस जितना टाइम है उसको आप यूटिलाइज करो, क्योंकि आपने प्रोफेशनल कोर्स अपने चूज किया है, एंड प्रोफेशनल कोर्स में थोड़ा सा तो आपको पेन लेना पड़ेगा, क्योंकि देयर इज नो गेन विदाउट यू कैन से द व्हाट, पेन। तो इसका मतलब वो पेन के लिए आप रेडी हैं तो 100% नो डाउट आपको समझ में आएगा। देखो अब सुबह सुबह आपको क्लास आना पड़ता है, आई नो वेरी वेल, दैट इज ऑल्सो अ पेन। सिंपल, तकलीफ मुझे पता है, सिंपल। वक्त पे आना वो भी तकलीफ दे होते हैं, क्योंकि सर वक्त से पहले आके बैठ जाएंगे, नहीं तो क्योंकि मेरी आदत है या तो मैं क्लास आऊँगा तो टाइम पे आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा, सिंपल। तो इसका मतलब है नहीं आने का तो कोई सीन बनते नहीं है। तो आए तो क्लास में बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे, एंड डेफिनेटली वो 10 मिनट्स या 5 मिनट्स पहले मैं आपको यहाँ पे देखूँगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं क्लास में जब आऊँ तो 5-10 मिनट पहले आके मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ एंड देन उसके बाद क्लास में एंटर करूँ। ये मेरी एक अप्रोच है हमेशा से। तो वो इसीलिए क्योंकि रीज़न में हमें अपने काम से ना प्यार होना चाहिए, हमें अपने काम से अटैचमेंट होनी चाहिए, ध्यान रखना। तो वो चीज़ हमें नो डाउट लाइफ टाइम तक कहीं ना कहीं कुछ हमें बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो ये एटीट्यूड, ये आपका अप्रोच हमेशा अपने काम के प्रति हो, और तभी आप हमेशा सक्सेस होगे। और कभी ऐसा हो नहीं सकता है कि दैट एक ऑल्टरनेटिव यदि आपके हाथ से चला गया तो दूसरा नहीं मिलेगा।
100% यू हैव अ नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव ओवर देयर, बट आपको हर ऑल्टरनेटिव के लिए तैयार रहना है, प्रिपेयर रहना है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। तो शायद आपको किसी की अप्रोच की, किसी के रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में, क्योंकि आप अपने आप पे इतने केपेबल होंगे कि जब आपके पास जॉब और जो नो डाउट मनी, सबका सपना यही होता है, अपना सपना मनी मनी, तो वो सब खुद चल के आएगा। लेकिन स्टेट ऑफ माइंड आपको हमेशा पॉजिटिव रखना है एंड हमेशा आपको लाइफ का अपना बेस्ट देना है। चलिए कोई बात नहीं। तो गाइज अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं और मैं यहाँ पे आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो उससे पहले अगेन आई हैव अ क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन ये है, आप सब लोगों ने यूनिट 1 में एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे, इफ यू रिमेंबर। यदि आप सब लोगों को थोड़ा बहुत याद हो तो हम सभी लोगों ने डिस्कस किया था एसेंशियल एलिमेंट्स, और एसेंशियल एलिमेंट्स में इफ यू रिमेंबर देयर इज अ टर्म कंसिडरेशन। तो क्या होना चाहिए था? और यूनिट 1 में हम लोगों ने ऑफर की डेफिनेशन पढ़ी थी, यूनिट 1 में एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन पढ़ी हम लोगों ने, एग्रीमेंट, देन वी हैव यू कैन से द वर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इस तरीके से डेफिनेशंस हम लोगों ने डिस्कस किए। और अब हम लोग एक डेफिनेशन जो यूनिट 1 में मैंने होल्ड किया था वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इज नोन एज कंसिडरेशन। तो सबसे पहले कंसिडरेशन जो वर्ड है, हम लोग नो डाउट उसी वर्ड के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक मिनट होल्ड। So let's start with unit number 2, and here we have a topic, and यहाँ पे भी कुछ केसेस आएंगे। कंसिडरेशन। तो गाइस कंसिडरेशन को ऑर्डिनरी टर्म में क्या बोलते हैं और प्लस लीगल टर्म में क्या बोला जाता है, ये दोनों ही टर्म हम लोग समझने वाले हैं। हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड कंसिडरेशन? क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। तो यहाँ पे एक लैटिन वर्ड भी होता है, इट्स क्विड प्रो क्यो। तो दीज आर द लैटिन वर्ड्स, इट्स मैक्सिम, इसको मैक्सिम बोलते हैं बेसिकली लीगल टर्म में। और ऐसे वर्ड एमसीक्यू होता तो डेफिनेटली नो डाउट 100% ऐसे वर्ड पूछे जाते हैं और आपको याद करना पड़ता है, क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव नो चॉइस। तो अच्छी बात यह है कि नो डाउट आप लोगों के लिए लॉ का पेपर है वो एमसीक्यू नहीं है। तो वैसे तो कायदे से एमसीक्यू पेपर होता और परफॉर्मेंस ज़्यादा हो जाती, फिर ये तो पूरे मार्क्स मिलते हैं तो नहीं मिलते। सो गाइज कंसिडरेशन का एक ऑर्डनरी मीनिंग होता है आपका समथिंग इन रिटर्न, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये तो एक जनरल टर्म, जब हम किसी भी एक लेमन पर्सन की बात करें तो ये बोला जाता है कि जब आप कभी भी किसी भी पार्टी के लिए कोई एक्ट, कोई भी टास्क आप करने के लिए प्रॉमिस करते हो, तो यू ऑलवेज एक्सपेक्ट कि वो भी आपके लिए नो डाउट कुछ ना कुछ एक्ट या कोई एक्टिविटी परफॉर्म करे। सो दैट्स वाई जब आप एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे मैंने ऑफर दिया कि सर आई हैव लैपटॉप एंड आई वांट टू सेल इट, विल यू परचेज इट और नॉट। तो इसका मतलब है मैंने प्राइस बोल दिया कि सर मेरी डिजायर जो है वो 50,000 रुपये की। तो इसका मतलब है कि मैं अपने लैपटॉप के लिए आपसे कितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 50,000 रुपीज़। एंड डोंट यू थिंक वो 50,000 मेरी डिजायर है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी जो लैपटॉप है उसकी जो कीमत है, उसकी जो वर्थ है वो कितनी है, 50,000 है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब वो 50,000 वो मेरी डिजायर है और आप कहते हैं कि सर आई एम रेडी टू परचेज इट एट द रेट ऑफ ₹40,000। तो इसका मतलब आपने मेरी डिजायर को फुलफिल नहीं किया, तो हमारे बीच में नो डाउट वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है। तो लॉ ये कहते हैं कंसिडरेशन का मतलब होता है कि सर समथिंग इन रिटर्न, विच मीन्स जब एक पार्टी जिसने ऑफर दिया तो वो हमेशा एक्सपेक्ट करेगा जो उसकी डिजायर है उसको फुलफिल किया जाए। और वो करने वाला पार्टी कौन होगा? जिसको उसने ऑफर दिया है, जिसको उसने ऑफर दिया है। और जब वो सामने वाला पार्टी उसके डिजायर को फुलफिल करने के लिए एग्री हो जाता है, या फिर वो डिजायर ऑलरेडी फुलफिल कर देता है, या फिर वो अभी इमीडिएटली राइट नाउ फुलफिल करने के लिए तैयार है, या फिर वो फ्यूचर में आपका प्रॉमिस करता है फुलफिल करने के लिए, तो उसको नाम क्या देते हैं? कंसिडरेशन। तो क्या नाम दिया जाएगा? कंसिडरेशन। अब एक बात ध्यान रखना, इफ यू रिमेंबर जब हमने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में हमने टर्म्स पढ़े थे तो आपको याद होगा ऑफर और एक्सेप्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, दैट कैन बी नेगेटिव। यस एब्सोल्युटली, है ना? तो इसका मतलब है डोंट यू थिंक कंसिडरेशन भी पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मान लो मैंने किसी पार्टी को ऑफर दिया कि सर यू जस्ट डू वन थिंग, आई एम जस्ट गोइंग टू पे 50 लाख रुपीज, आई एम जस्ट गोइंग टू पे 50 लाख रुपीज, और आपका जो बिजनेस है वो आप मुझे भेज दो और सेम बिजनेस आप नहीं करोगे।
तो डोंट यू थिंक, तो इसका मतलब है मेरी जो डिज़ायर है वो मेरी डिज़ायर ये है कि ये काम आज के बाद आप नहीं करोगे, और यदि आप एग्री हो जाते हैं तो डेफिनेटली नो डाउट वही एग्री होना मेरे लिए क्या है, समथिंग इन रिटर्न। तो इसका मतलब वहाँ पे कंसिडरेशन क्या हो गया, दैट इट इज सेड टू बी नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला पार्ट दोनों आएगा। इसका मतलब टू डू समथिंग और स्टॉप फ्रॉम डूइंग समथिंग, वही दोनों सेगमेंट आने वाला है यहाँ पे। तो चलिए इसी बात पे हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन के लिए एक फ्लो चार्ट बनाते हैं और उस डेफिनेशन को यहाँ पे नोट करते हैं। तो वैसे जो नोटिंग करवाता हूँ आई थिंक मुझे लगता है वो पढ़ना ज़्यादा इजी रहता होगा आप लोगों के लिए ना, फिर उसके बाद बुक उठाने का मन नहीं करता होगा। हाउस लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बट मेरा सिर्फ एक ओपिनियन ये है कि उसके साथ जो यहाँ से बुक मिली एटलीस्ट वो पढ़ लेना, क्योंकि उसमें वो लैंग्वेज वैसा ही मिलेगा आपको, ठीक है, उसमें लैंग्वेज आपको वही मिलने वाला है। लेकिन जब आप बुक पढ़ोगे ICAI मतलब बेसिकली CMA CA CS जो अपने स्टडी मैट इशू करते हैं, तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी और धमाकेदार होगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे धमाकेदार इसलिए क्योंकि वो सीक्वेंस में उन्होंने नई चीज़ें रखी हैं। जैसे मान लो आप यूनिट 1 पढ़ोगे तो जो यूनिट 4 की बात होगी यूनिट 1 में उसके ब्रीफ दे दिया गया, अब वो ब्रीफ में दिया गया, तो इसका मतलब वहाँ पे यदि बच्चा पढ़ रहा है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा ये है क्या, तो लेकिन उसके बारे में डिटेल यूनिट 4 में आएगा, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल। तो इसका मतलब मान लो यूनिट 1 में कंसिडरेशन की बात कर दी गई इंस्टीट्यूट के मटेरियल में, अब एक बात तो यूनिट 1 इट्स ए बेसिस, तो बेसिक सेगमेंट की बात करते, तो आप वहाँ कंसिडरेशन की बात करोगे, फिर यूनिट 2 आपने अलग से कंसिडरेशन बना दिया, तो फिर लॉजिक क्या है, या तो पहले ही यूनिट में सब कुछ डाल देते, मतलब वो अलग अलग यूनिट ना बना के पूरा चैप्टर बना देते, तो फिर वो क्या होता हमारे लिए ईजी हो जाता है। लेकिन जब आपने अलग अलग चैप्टर्स बनाए तो डोंट यू थिंक हर चैप्टर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो हमें 100% क्या कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको उसी चैप्टर में जाके पढ़ना है, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन अ प्रॉपर मैनर, तब आप वो बेटर तरीके से समझ सकते हो। और शायद इसीलिए मैंने यूनिट 1 में कंसिडरेशन नहीं पढ़ाया था आप लोगों को, क्योंकि वहाँ का लॉजिक ही नहीं है पढ़ने का। मैं यदि डेफिनेशन भी पढ़ा देता तो क्या लॉजिक, लेकिन आप डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, इसके रूल्स भी पढ़ने वाले। तो पहले मैं लिख रहा हूँ कंसिडरेशन में पढ़ने क्या क्या वाले, क्योंकि सबसे पहले टॉपिक्स टू बी कवर्ड, मतलब हम लोग क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने वाले। स्टेप सबसे पहला हमारा यहाँ पे यही है। तो लेट्स स्टार्ट विद अ टर्म, और सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं पहले वो लिख देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे नंबर 1 सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ेंगे, ऑफ कंसिडरेशन, उसके बाद यहां पे आएगा आपका अगेन एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट यदि सेगमेंट की मैं बात करूं तो व्हाट अबाउट द टर्म, तो हियर वी हैव रूल relating to consideration, and then next part classification of consideration, और जो मैं डेफिनेशन के साथ ही मैं पढ़ा दूंगा, एंड उसके बाद नेक्स्ट में अब एक अलग टॉपिक है जिसका कंसिडरेशन से कोई लेना देना नहीं है, यहां तक कंसिडरेशन खत्म हो चुका है, बट इस वाले चैप्टर में एक और टॉपिक है जिसका नाम है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो एक टॉपिक है आपका, व्हाट अबाउट द नेम, तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक अलग से कॉन्सेप्ट आपका यहां पे रखा गया, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जो लास्ट वाला है तो जिसका कंसिडरेशन से किसी भी तरीके से कोई भी लेना देना नहीं है, तो जब आप कोई सीरियल देखते हो तो उसमें डिस्क्लेमर आता है ना, तो इसका किसी भी घटनाओं से कोई संबंध नहीं है, किसी व्यक्ति और विशेष वस्तु से कोई लेना देना नहीं है,
तो यहाँ पे वो डिस्क्लेमर है, इसका कंसिडरेशन से कोई लेने देना नहीं है। और किसी को नो डाउट ये सीरियल बनाने का मतलब हमें किसी के को ठेस पहुँचाने का हमारा कोई लॉजिक नहीं है। तो दैट्स व्हाई वी हैव एंड इट्स ए यूनिक कॉन्सेप्ट प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है और इसमें हम लोग इसका जनरल रूल और प्लस उसके एक्सेप्शंस भी पढ़ने वाले हैं। तो ये हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे, लेकिन फ्रॉम फर्स्ट टिल दिस वन, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टॉपिक वो सारा हमारे लिए किसके रिगार्डिंग है, दैट इज कंसिडरेशन। तो ये आपका कंसिडरेशन का ये पार्ट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट एंड विच आई एम गोइंग टू डिस्कस एंड व्हाट अबाउट द टर्म। अब मैं ध्यान रखना डेफिनेशन जब पढ़ाऊंगा तो उसके साथ क्या कवर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्लासिफिकेशन भी आ जाएगा। एंड प्लीज़ हो सकता है आपके बुक में क्लासिफिकेशन अलग से ना दिया हो, बट फिर भी मैंने लिखा है क्योंकि उस डेफिनेशन में ही आपको क्लासिफिकेशन नो डाउट क्या करना है, मुझे दिखाना है। वो कोई बात नहीं, इट्स जस्ट अ फ्लक्चुएशन, लाइट ड्रीम हुए लगता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एंड हियर वी हैव अ कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले पॉइंट पे आ जाओ, डेफिनेशन yes, live participants, can you please tell me now I'm audible and visible? So guys, let's start with the topic and here we have a definition of consideration. So what we have to do, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें। तो फर्स्ट में एज पर जनरल टर्म and then second segment as per section number 2 clause number D of ICA 1872। तो ये आपका दो सेगमेंट आ गया। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। तो पहले में लिखते हैं यहाँ पे कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। तो ये एक ऑर्डिनरी टर्म कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पे ये है, लेकिन हम लोगों को मतलब किससे, जो लॉ में डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज नंबर डी। तो इसमें लिखना आपका व्हेन द प्रोमिसी और एनी other person on behalf of promisee comma as per the desire of promisor, as per the desire of promisor, अब इसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे यहाँ पे हम लोग। we have a 3 segment, so which I am going to divide. इधर कुछ नहीं आएगा तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं।
नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, हैज डन और abstained from doing something. Number 2, does सेकेंड में यहां पे लिखना आप लोगों को, डज और abstains from doing something. And third segment, here we have promise to do or abstain from doing something. नोट कर लिया आप लोगों ने? तो guys, we have a 3 different segment and all of you can see. अब according to all of you, present, past और future कौन कौन सा आपको दिख रहे हैं? It's future, present and past. तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंसिडरेशन आज के बाद याद रखना. तो क्लासिफिकेशन का मतलब है ये आपका क्या बन जाएगा, तो इसके नीचे लिख लेना सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. तो इसके नीचे यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, ये हो गया आपका पास्ट कंसिडरेशन, और ये हो गया आपका प्रेजेंट ऑब्लिक एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन. एंड थर्ड सेगमेंट, इसको नाम देंगे हम लोग फ्यूचर ऑब्लिक एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन. तो गाइज ये आपका क्या बन गया, दीज आर द क्लासिफिकेशन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. आई होप समझ में आ रहा है. यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है. तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों वर्ड आ गए. हाँ प्लीज़, प्रेजेंट को हम एग्जीक्यूटेड भी बोलते हैं और फ्यूचर को आपका एग्जीक्यूटरी. तो वैसे आपको लगता है कि सर पास्ट को एग्जीक्यूटेड बोलना चाहिए और प्रेजेंट को एग्जीक्यूट बोलना चाहिए और इसको एग्जीक्यूटरी, बट ये लॉ में ही लिखा हुआ है कि पास्ट को सिर्फ पास्ट बोलेंगे, प्रेजेंट को एग्जीक्यूटेड भी बोला जाएगा और इसको क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटरी. तो प्लीज़ जो लॉ में चाहे वो गलत लिखा है, हमें गलत ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी लोग लॉ की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, लॉ बना नहीं रहे यहाँ पे. तो लॉ मेकर ने जो बोल दिया सो हमें मानना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना. और यदि आपको लॉ से तकलीफ है, यू जस्ट अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट और बोलो ये लॉ गलत है, तो आप अपनी पढ़ाई छोड़ के पहले सुप्रीम कोर्ट जाना पसंद करोगे. तो इसलिए जो बोला गया है हम ये समझ जाएंगे कि सर यहाँ पे ये मिस्टेक दिख रहा है. अब लॉ मेकर को तो मिस्टेक फ्यूचर में दिख गया, वो ठीक कर देंगे, और या तो एज इट इज़ वो मिस्टेक ही नजर आएगा, एज इट इज़ वो इरेलीवेंट ही नजर आएगा. तो इसका मतलब वैसे तो एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी. तो एग्जीक्यूट का मतलब क्या, जो टास्क अभी हम करने की बात करते हैं. एग्जीक्यूटेड का मतलब जो ऑलरेडी हो चुका, और एग्जीक्यूटरी का मतलब, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई टेंशन है ही नहीं. तो उसका ना तो लॉजिक दिया ना तो रीज़न दिया, बोला प्रेजेंट को हम एग्जीक्यूटेड मानेंगे. मैंने मान लो. तो कभी कभार कुछ बातें हमें एक्चुअली लॉ में जो बोला जाता है उसका बिना रीज़न के हमें उस पर बिलीव कर लेना होता है. जैसे एक बात हो, तो बचपन से ये बात बोली गई है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो फिर उसका आगे नहीं जाना, ये आपने सुना होगा. रीज़न पूछा है आपने कभी ऐसे क्यों करते हैं, लेकिन एक स्टेट ऑफ माइंड में बना दिया कि हाँ ये रास्ता काट गया तो बस जाना ही बंद है आज के बाद उधर से, या तो हम वेट करते हैं कोई बंदा दूसरा निकले वहाँ से,
ताकि पहले उसकी किस्मत खराब हो जाए फिर मेरी हो। है नॉर्मली यही होता है। हाँ, कोई यदि कांच हो घर में यदि टूट जाए तो कहते उसको नहीं रखना चाहिए, जैसे मिरर है तो उसको नहीं रखना, मतलब बहुत सारे ऐसे, बट रीजन नहीं होते कि ऐसे क्यों बोला गया, बोला बस हमें घर वालों ने बोला तो हमें सुना, हमने मान लिया, अब तुम भी मानो, ये होता है ना जनरली। यस। अच्छा एक बात तो मान लो आपकी कोई एक कॉन्फ्रेंस है और आपको बेंगलोर जाना है और अर्जेंट है, आपकी फ्लाइट है 12 बजे की, आपका ड्राइवर ड्राइव करते हुए जा रहा है, सामने बिल्ली रास्ता काट जाए और वो ड्राइवर पूरा सुपरस्टिशियस से करे कि मैं जाऊंगा नहीं सर अब इसके आगे, कह रहे बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आप कैसे जा सकते हैं, तो आप क्या वहाँ पे छोड़ दोगे अपनी फ्लाइट को? क्या बेवकूफ़ी वाली बात है। तो ये चीज़ें बस लॉजिक क्या था कुछ नहीं पता, बट हम लोग बिलीव कर लेते हैं, बस ये होता है। कहते हैं शाम में अंधेरा हो जाए उसके बाद नो डाउट घर में झाड़ू नहीं मारना चाहिए। अरे उसका लॉजिक था, उसका लॉजिक था और वो बड़ी मुश्किल से ढूंढ के पता चला मुझे। पहले एक्चुअली लाइट नहीं हुआ करते थे, तो यदि कोई गोल्ड या कुछ भी कॉइन या कुछ भी गिर गया, झाड़ू मारा तो बाहर चला जाएगा, अंधेरे में पता नहीं चलेगा। तो अल्टीमेटली ये फिलॉसफी हुआ करते थे, लेकिन बोला नहीं लक्ष्मी बाहर, तो अल्टीमेटली गोल्ड बाहर चलेगा तो लक्ष्मी बाहर चली गई, तो ये था। अब तो इसलिए प्लीज़ ध्यान रखना, तो हम लोग लॉजिक के ऊपर बिलीव करें तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे वो लॉजिक थोड़ा सा मुझे लगता है कि इलॉजिकल है कि सर आपने कोई लॉजिक दिया नहीं, जबकि प्रेजेंट को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, एग्जीक्यूट, और पहला जो है उसको क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटेड। बट अब जो लिखा हुआ है तो फिर हमें वही मानना पड़ेगा, मतलब बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो हम बिलीव कर रहे हैं, तो एग्जीक्यूटेड लिख दिया तो हमें बिलीव करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? तो गाइज अब यहाँ पे नेक्स्ट सेगमेंट है आपका। अब दूसरा क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, क्या आपको कंसिडरेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दिख रहे हैं? दिस इज माई क्वेश्चन। एब्सटेन मीन्स खुद को रोकना, रुकावट, स्टॉप फ्रॉम डूइंग समथिंग, इसका मतलब ये है। एब्सटेन का मतलब है, देखो एब्सटेन हो या रिस्ट्रेन हो या फिर स्टॉप हो, वन एंड सेम थिंग, तो सबका मतलब सेम है। तो स्टॉप फ्रॉम डूइंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और रिस्ट्रेन फ्रॉम डूइंग, तो इसका मतलब सेम मीनिंग होगा। तो बताओ नेगेटिव आगे नहीं आगे, तो कंसिडरेशन टू डू समथिंग और या फिर एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो बोथ एलिमेंट विल बी देयर। तो ये तीनों में आपको नजर आएगा, हाँ वो पास्ट, ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर बन गया। इसका मतलब है मान लो एक पर्सन ने आपको गुड्स के लिए ऑफर दिया और वो गुड्स अभी मिला नहीं है आपको, उससे पहले एडवांस में आपने पेमेंट कर दी, तो क्या बन जाएगा? दैट इज पास्ट कंसिडरेशन, क्योंकि ऑलरेडी एडवांस में आपने पेमेंट कर दी। लेकिन आप कह रहे सर जब आप गुड्स मुझे दे रहे हो तो उसी टाइम पे मैं पेमेंट करने की बात करता हूं, जैसे डे टू डे लाइफ में, वो प्रेजेंट हो गया, यस और नो। आपको गुड्स डिलीवर हो गया, क्रेडिट सेल, आप पेमेंट कर रहे हैं 1 हफ्ते के बाद, तो क्या बन जाएगा? फ्यूचर बन जाएगा। समझ में आ गया? एंड प्लीज एक बात ध्यान रखना, कंसिडरेशन आपको ये नहीं सोचना है कि सर वो हम अल्टीमेटली ऑफरर जो है या फिर ऑफरी, तो क्या डिसाइडेड है? एक बात तो यदि क्या सेलर ने ऑफर दिया तो क्या हमेशा वही ऑफरर होगा, ये फिर बायर भी ऑफरर बन सकता है? एब्सोल्युटली। तो इसका मतलब कंसिडरेशन में भी ये बात ध्यान रखना। तो इसका मतलब है कंसिडरेशन के लिए हमें 2 वर्ड याद रखना, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी, प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। और एक पार्टी जो अभी प्रॉमिसर है, हो सकता है वो बाद में क्या हो, वो प्रॉमिसी हो जाए किसी के लिए, तो सिचुएशन कैन बी देयर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको उस पर नहीं फोकस करना है कि सर क्या वो हमेशा इसी पार्टी की बात करेंगे, आंसर इज नो। यू जस्ट रिटेन द नेम ऑफ द पार्टी, दैट इज बेसिकली द प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी। हम उसके लिए कंसिडरेशन पढ़ रहे हैं। यस, लाइव पार्टिसिपेंट्स सो तो नहीं गए, सबको सुनाई दे रहा नहीं दे रहे? हाँ, नेक्स्ट, लाइव पार्टिसिपेंट्स जितने भी हैं, मौसम अच्छा है, कहीं चद्दर तान के सो गए हो तो सिचुएशन हो सकता है आ जाए। सर हम लोगों को भी मन नहीं कर रहा था आ जाने का, देखो कह रहे कि सर आज बिल्कुल नहीं। वैसे तो मुझे लगता है ऐसे जैसे वेदर अभी है तो उसमें तो और घर से बाहर निकलना चाहिए। हाँ, सो जनरली तो सिचुएशन तो 5:30 और 6 के नियर में वो तूफान है, तो 5:30। चलो, आई होप यहां तक समझ में आ गया। अब इसके लिए कुछ नोट करवा रहा हूं, आप उसको ध्यान से नोट आउट यहाँ पे, अब इस डेफिनेशन की हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट नोट लिख लेना उसको। तो वी हैव अ फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पे आते हैं। consideration will always be
as per the desire of promisor, that is willingness of promisor. Number 2, promisee or any other person can fulfill the desire of you can say the promisor, which means stranger to the consideration is allowed, or you can say is valid. इस स्टेटमेंट का ना आगे काम आने वाला, ध्यान रखना, अंडरलाइन कर लेना. अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्या प्रॉमिसी वॉलेंटरी अपनी मर्जी से कंसिडरेशन दे सकता है, या फिर हमेशा उसको प्रॉमिसर के डिजायर के अकॉर्डिंगली ही देना पड़ेगा? दिस इज माय क्वेश्चन. द कंसिडरेशन विच इज सेड टू बी इट्स वॉलेंटरी, और या फिर इट्स ऑलवेज एज पर द डिजायर? इट्स ऑलवेज अ डिजायर. ये बताओ, लैपटॉप 50,000 रुपीज का है और आप कह रहे 40,000 दे दिया, हो गया काम, या फिर उसकी 50 डिमांड है, वही 50 फुलफिल करना पड़ेगा. तो प्लीज इसका मतलब है कंसिडरेशन आपकी मर्जी से नहीं होगा, वो मर्जी हमेशा किसका होगा? प्रॉमिसर का होगा. और जब तक उसकी सहमति नहीं है तब तक उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा. तो दिस अ यूनिक सेगमेंट विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. तो तभी मैंने पहले पॉइंट में लिखा है कि जो डिजायर है वो हमेशा किसका? प्रॉमिसर का. हाँ, लेकिन वो डिजायर फुलफिल करने की ड्यूटी किसकी होगी? लेकिन क्या प्रॉमिसी के बिहाफ पे कोई और पार्टी भी? यस. अरेगोटी में पॉइंट. तो इसीलिए स्ट्रेंजर कंसिडरेशन के लिए अलाउ किया गया कि सर प्रॉमिसी ना करके वो गुड्स यदि कोई और डिलीवर करे तो स्टिल वो क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा. आई होप समझ में आ रहा है. एक बात बताओ, आपने किसी पर्टिकुलर शॉप से कोई गुड्स मंगाए, लेकिन वो गुड्स कोई थर्ड पार्टी कोरियर कंपनी आपके घर पे डिलीवर कर, तो बताओ क्या आपने शॉपकीपर को बोला था गुड्स के लिए, लेकिन डिलीवरी कौन कर रहा है? आपका कोरियर कंपनी. तो बताओ कोरियर कंपनी विल बिकम थर्ड पार्टी और नॉट? लेकिन वो किसके बिहाफ पे कर रहा है? प्रॉमिसी के बिहाफ पे. प्रॉमिसी की. यस, एब्सोल्युटली. एडिक्वेटी में पॉइंट. तो ये बात ध्यान रखना. तो इसीलिए लिखा है स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन अलाउ है, और वो वैलिड भी है, क्योंकि आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, क्या वो अलाउ होगा या नहीं. दैट इज नॉन एज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो वहां पे स्टेटमेंट का काम आएगा और वहां पे फिर कंपेयर करना पड़ेगा. और स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन हमेशा वैलिड होता है, बट स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है. जैसे एक बात बताओ, मैंने किसी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किए और यदि वो ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करता है तो कोई थर्ड पार्टी सूट फाइल करेगा, ये मेरे पास राइट होगा? यस, हम सबके पास राइट है जिसने कॉन्ट्रैक्ट किए, लेकिन कोई थर्ड पार्टी जिसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या वो सूट फाइल कर सकता है? तो इसका मतलब स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट अलाउ नहीं किया जाता. इसीलिए तो अभी वो पॉइंट आएगा, ये बात ध्यान रखना. तो एक्सेप्शन तभी पढ़ेंगे, बट जनरल रूल क्या कहता है कि कोई थर्ड पार्टी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स सिर्फ जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में वही इन्फोर्स कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और नहीं करेंगे. लेकिन ये बात मैं आप सभी लोगों के लिए आगे डिस्कस करूंगा. किस टॉपिक में? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में. अभी स्टेटमेंट में मैंने लिखा था ना कि टॉपिक्स टू बी कवर्ड, और उसमें सबसे लास्ट पॉइंट क्या था हमारा? यस. तो विल डिस्कस इन प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो अभी इसके लिए यहां पे उसको छोड़ देना, आगे बात करते हैं. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, कंसिडरेशन can be positive
और कैन बी नेगेटिव, और या फिर क्या हो सकता है आपका बोथ, दोनों ही एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकते हैं। और कैसे? टू डू समथिंग, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। तो जब टू डू समथिंग है तो वो पॉजिटिव है, लेकिन जब एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग तो वो क्या बन जाएगा? देन इट इज सेड टू बी नेगेटिव। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? समझ में आ गया? तो गाइज यहाँ पे ये आप सब लोगों को ध्यान में रखना है। हाँ, बाकी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तो मैंने आपको बताया, तो कंसिडरेशन आज के बाद आप सभी को याद रखना है। अच्छा, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के लिए, क्योंकि आगे इसका काम सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आएगा, तो मैं अभी वो स्टेटमेंट लिख दूं आप लोगों के लिए। एक और पॉइंट यहां पे लिख लेना, लास्ट वन। इट मे बी नोटेड दैट comma, as per ICA 1872 consideration here means something in return. In which means consideration can be in monetary term as well as in which term? In non monetary term. Yes or no? बार्टर सिस्टम नॉन मॉनेटरी टर्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। यस और नो? तो वो तो एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बार्टर सिस्टम समथिंग रिटर्न विल बी देयर और नॉट। और क्या वो समथिंग रिटर्न मॉनेटरी है नॉन मॉनेटरी है? नॉन मॉनेटरी है। जैसे किसी पार्टी ने ऑफर दिया कि सर आई एम जस्ट गोइंग टू सप्लाई द वीट इन एक्सचेंज ऑफ द 5 किलोग्राम ऑफ राइस, तो जब उसको 5 किलोग्राम ऑफ राइस मिल रहा है वो उसकी डिजायर है, तो ये बताओ क्या वो मॉनेटरी है नॉन मॉनेटरी है? तो इसका मतलब बार्टर सिस्टम यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन जब मैं सोगा पढ़ाऊंगा, सोगा मतलब सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो वहाँ पे कंसिडरेशन सिर्फ मॉनेटरी होता है, नॉन मॉनेटरी नहीं होता। तो तभी मैंने लिखा एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे समथिंग वर्ड का मतलब है मॉनेटरी एज वेल एज दी नॉन मॉनेटरी, दोनों आ जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे किसी अदर एक्ट की, तो वहां में चेक करना पड़ेगा क्या वहां पे समथिंग वर्ड में मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी दोनों लेना है या फिर सिर्फ एक पर्टिकुलर टर्म को लेना है। एंड वो लॉ आपको क्लेरिफाई करेगा कि सर अल्टीमेटली क्या होना चाहिए और क्या नहीं। तो गाइज, क्या डेफिनेशन वाला पार्ट आप सबको समझ में आ गया? किसी को यहां पे कोई डाउट? यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो गाइज अब हम लोग नोट्स पे आते हैं, और मैंने आपको इंट्रोडक्शन यहां पे मैंने डिस्कस किया आप लोगों से। तो देखो क्या लिखा है यहां पे, कंसिडरेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट। किस पर्पस के लिए? तो आई थिंक ये बात तो हमने यूनिट 1 में ही पढ़ा है कि वी हैव अ नंबर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, उसमें से हम बात किसकी करते हैं? कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन शुड बी सच एज वुड एनफोर्सेबल बाय। आई हैव अ क्वेश्चन, कंसिडरेशन लॉफुल या अनलॉफुल? इट्स ऑलवेज लॉफुल, तो कभी अनलॉफुल नहीं हो सकता। और आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन दोनों ही लॉफुल होना चाहिए। तो राइट नाउ यहां पे लिखा है नेक्स्ट, मियर प्रॉमिस नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसका मतलब क्या है? प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन टू फुलफिल। प्रॉमिस विदाउट इंटेंशन टू, तो उसको क्या नहीं माना जाएगा? उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। आई होप समझ में आ रहे हैं? तो इसका मतलब प्रॉमिस विद इंटेंशन टू फुलफिल होना चाहिए तो इंक्लूड होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला है। तो गाइज इसमें जो नीचे एग्जांपल दिए, आई जस्ट वांट इंटरप्रिटेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। टेल मी द इंटरप्रिटेशन एंड होपफुली आपको कुछ समझ में आए यहाँ पे।
समझ में आया कुछ? तो एक पार्टी ने 500 रुपये क्या किया, गिफ्ट देने की बात की, और सब्सिक्वेंटली उसने अपना माइंड चेंज कर लिया, तो क्या सूट फाइल कर सकते हैं वहां पे? क्योंकि रीजन बीइंग देयर इज अ लैक ऑफ समथिंग इन रिटर्न। हाँ, लेकिन मैं आगे पढ़ाऊंगा, गिफ्ट आपका इन्फोर्सेबल होगा, बट अभी हम जनरल रूल पढ़ रहे हैं, अभी एक्सेप्शन नहीं पढ़ रहे। तो जनरल क्या कहते हैं सर, नॉर्मली कोई भी पार्टी यदि किसी के लिए गिफ्ट की बात करता है तो वहां पे लैक ऑफ कंसिडरेशन है, और जहां लैक ऑफ कंसिडरेशन होगा वहां पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? तो एक पॉइंट और यहां पे नोट कर लेना आप लोग। यस, सो फॉर द पर्पज ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, there must be a lawful consideration. Full stop. If there is no consideration, then there will be no contract. समझ में आया? तो अब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, कमेंट। क्वेश्चन क्या आएगा? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, कमेंट। अब बच्चा उसको देख के कहते हैं आंसर तो यही है, क्योंकि वो क्या लिखा हुआ है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, एंड फिर बोला कि कमेंट करो स्टेटमेंट पे, तो फिर आपको उसमें कंसिडरेशन के बारे में लिखना है, और फिर ये लास्ट में ये स्टेटमेंट बताना है कि सर विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, और ये रूल पढ़ेंगे इसके ऊपर। तो एक मैंने अभी स्टेटमेंट भी लिखा था, रूल रिलेटिंग टू दी कंसिडरेशन, तो ये जो स्टेटमेंट है ये रूल है। तो रूल के एक्सेप्शन भी है, जहां पे इवन कंसिडरेशन नहीं भी होगा तब भी क्या होगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। बट यू जस्ट वेट फॉर द रूल। बट अभी जनरल पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए किसका होना जरूरी है, कंसिडरेशन का, और यदि कंसिडरेशन नहीं है तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। आई होप समझ में आ गया। और लेकिन कंसिडरेशन होना भी क्या चाहिए, लॉफुल। कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? यस। मान लो किसी ने आपको ऑफर दिया कि सर आई एम जस्ट गोइंग टू पे 50 लाख रुपीज एंड यू जस्ट सप्लाई द ड्रग्स, इज इट लॉफुल? आंसर इज नो, वो अनलॉफुल बन जाएगा, इलीगल बन जाएगा, तो वो इंक्लूड नहीं करना है। तो दो बातें हमेशा यहां पे सेटिस्फाई करना है कि सर वो लॉफुल होना जरूरी है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, और लॉफुल कंसिडरेशन का होना जरूरी है, और वो भी किसके डिजायर के अकॉर्डिंगली, प्रॉमिस सर। तो डिजायर जरूर याद रखना है किसका फुलफिल होगा, प्रॉमिस सर का। कैन यू प्लीज टेल मी, यहां तक समझ में आ गया सबको? चलिए आगे नेक्स्ट पार्ट। तो गाइज वी हैव अ डेफिनेशन, जो मैंने पढ़ा दिया है आप लोगों को, क्या रीड कर सकते हैं डेफिनेशन वाला पार्ट, पूरा यही स्टेटमेंट मैंने लिखा है, तो आपको ये रीड करना है, ये आपको रीड करना है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ, लीगल रिक्वायरमेंट्स। तो डेफिनेशन हमारा खत्म हो गया, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, और यहां पे वर्ड क्या लिखा है, लीगल रिक्वायरमेंट्स। एंड आई होप इफ यू रिमेंबर, मैंने लिखा था एसेंशियल एलिमेंट्स या फिर कंडीशंस, फॉर व्हाट पर्पस, वैलिड। तो गाइज सबसे पहला कंडीशन क्या लिखा है, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिस। तो सबसे पहला पॉइंट। तो अब हम लोग यहां पे नेक्स्ट पेज पे, और स्लाइड यहां पे स्टार्ट करो में लिखना, और हेडिंग है हम लोगों का एसेंशियल एलिमेंट्स बोलो उसको, चाहे या फिर लीगल रिक्वायरमेंट्स बोलो, या फिर आप इसको कंडीशंस बोल सकते हैं। और ये तीनों चीजें किसके रिगार्डिंग, फॉर वैलिड कंसिडरेशन। तो ये टॉपिक है हमारा। तो गाइस सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, और उसमें क्या लिखा है आपका, कंसिडरेशन मस्ट
move as per the desire of promisor। तो चलिए अब इस स्टेटमेंट का मतलब यहां पे लिखते हैं। तो इसमें लिखना आपका consideration is said to be a valid consideration if it is in accordance with the desire oblique willingness oblique requirement of the whom? The promisor। सो फुल स्टॉप। सेकेंड पॉइंट लिखना है आपका देयर फॉर fulfillment of the desire of promisor is mandatory। And the promisee oblique any other person on behalf of promisee cannot perform anything as per own will। as per own will। कुछ पॉइंट मिसिंग है बता देना। लास्ट वन। तो therefore fulfillment of the desire of the promisor is mandatory and the promisee oblique any other person on behalf of promisee हाँ कैन नॉट लिखना है यहाँ पे कैन नॉट परफॉर्म एनीथिंग एज पर ओन विल। अच्छा एज पर ओन विल का मतलब है वॉलंटरी, अपनी मर्जी से आप कुछ नहीं करोगे, जो सामने वाला पार्टी कह रहा है आपको उसके अकॉर्डिंगली ही क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। यस क्या फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है यहाँ पे कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे द प्रायोरिटी ऑफ द डिजायर इज मैंडेटरी एंड दैट्स व्हाई व्हाटएवर you are going to perform that should always be as per the yes promises desire and आप अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते। yes लाइव पार्टिसिपेंट्स का ये स्टेटमेंट समझ में आ गया आप लोगों को? yes can you please tell me? नोट कर लिया आप लोगों ने? चेंज करो स्लाइड। तो अब जरा ये 1, 2 and 3 पढ़ना और मुझे बताना क्या जो हमने लिखा है तो क्या वही स्टेटमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे विथ सर्टेन सिंप्लीफिकेशन। मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया आप लोगों के लिए। सेम है पूरा। सो बस थोड़ा लैंग्वेज का डिफरेंस होगा बट ऑब्जेक्टिव दोनों का क्या है सेम। तो उसमें मैंने लिखा है कैन नॉट डू एनीथिंग एज पर योर ओन विल, तो यहाँ पे वर्ड क्या लिखा है वो यस
तो गाइज यहां पे आप एक एग्जाम्पल है, उसके बाद एक केस है। तो एग्जाम्पल आप लोग यहां पे बताओगे, केस में बताऊंगा। एग्जाम्पल के बारे में आप लोग बताइए। समझ में आ गया? तो ए यदि भाग के अपनी मर्जी से आग बुझाने जाता है, तो ये बताओ क्या वो उसकी खुद की डिजायर विलिंगनेस है? उसमें सामने वाली पार्टी की कोई बात ही नहीं हुई, क्या उसको माना जाएगा कंसिडरेशन? नहीं। लेकिन यदि वो रिक्वेस्ट करता, वो कहता और उसके बाद वो जाता, तो ये बताओ कि अल्टीमेटली सामने वाली पार्टी की डिजायर को फुलफिल कर रहे हैं। तो सिचुएशन ये बन गई। समझ में आ रहा है टर्म? अब यहां पे जो केस पढ़ेंगे इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। दुर्गा प्रसाद, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। सो दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव। तो बेसिकली द नेम ऑफ द पार्टी, और ये दो लोग हैं तो यहाँ पे ध्यान रखना आपका। तो गाइस इसको डी और यहाँ पे पी से रिप्रेजेंट किया, कंफ्यूज मत होना। तो आपके बुक में भी एक केस है, ध्यान रखना, ये बात आपको ध्यान रखना है, आपके बुक में भी है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, जब कंप्लीट आपका, तो क्वेश्चंस तो मैं अभी साथ के साथ आपको स्टडी मैट से मैं करवा दूंगा, जितने भी स्टडी मैट में क्वेश्चन है। लेकिन जब हम लोग सबसे एंड में पूरा लॉ का सेगमेंट खत्म होने के बाद रिवीजन करेंगे, तो आपका रिवीजन आपके स्टडी मैट से होगा, ध्यान रखना, ताकि आपके स्टडी मैट में भी कुछ ना छूटे और कोई भी एग्जाम्पल भी मिस ना हो। तो फिर मैं वहां से भी कवर कर लूंगा। मतलब आपके दिमाग में और दिल में कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, सर इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ये भी एक एग्जाम्पल था, तो उसकी ये टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। लेकिन अभी जो साथ के साथ मैं यहाँ लिखा रहा होता हूँ, और जो ये बुक है, आपको इसको पढ़ने पे फोकस करना है, और वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मुझे कराना, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब हम लोग नेक्स्ट में, सर थर्ड पार्टी रेफर्स टू हुम इन लास्ट पॉइंट। थर्ड पार्टी किसको रेफर कर रहे हैं? थर्ड पार्टी का मतलब क्या है? एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोमिसरी। यहाँ पे एनी पर्सन है, तो प्लीज थर्ड पार्टी का मतलब है वो कोई भी हो सकता है। तो वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को कोई पॉइंट आउट नहीं करना है। तो थर्ड पार्टी का मतलब यहाँ पे है कि सर उस प्रॉमिसी के बिहाफ पे या तो उसका एजेंट भी हो सकता है, या फिर इवन कोई और पार्टी भी हो सकता है जो उसके बिहाफ पे क्या करे, वो टास्क को परफॉर्म कर दे। जैसे मान लो बीइंग ए सेलर, मुझे गुड्स डिलीवर करना था, तो अब या तो वो गुड्स मैं डिलीवर कर सकता हूँ, या फिर मेरा एजेंट भी कर सकते हैं, या फिर मैं किसी थर्ड पार्टी जिसका काम होता है डिलीवरी करना, मैं उसकी भी हेल्प ले सकता हूँ। और जब मैं थर्ड पार्टी की हेल्प लूंगा तो वो मेरा एजेंट नहीं माना जाएगा, तो हम उसको नाम क्या देंगे? थर्ड पार्टी नाम देते हैं। तो प्लीज ये बात ध्यान रहे। तो यहाँ पे किसी को स्पेसिफिकली पॉइंट आउट नहीं करना है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि थर्ड पार्टी कैन बी एनीवन, बट वो किसके बिहाफ पे वो टास्क परफॉर्म करेगा? प्रॉमिसी के बिहाफ पे। बट वो टास्क होगा किसके लिए? प्रॉमिसर के लिए। और किसके डिजायर पे होगा? प्रॉमिसर के डिजायर। समझ में आ गए? तो ये बात ध्यान रहे। तो गाइज अब हम लोग इस पर्टिकुलर केस की बात करते हैं, और यहाँ पे नेम आपको केस में याद रहेगा। कोशिश पूरी करना, याद हो जाए तो अच्छी बात है, और यदि याद नहीं रहे तो स्टार्टिंग में क्या लिखा है? रेलेवेंट केस स्टडी। तो हम भी क्या लिख के आ जाएंगे एग्जाम में? एज पर द रेलेवेंट केस स्टडी, रेलेवेंट केस लॉ, एज पर द रेलेवेंट केस और डिसाइडेड केस। सिंपल। तो पूरे पेपर में यही लिख के आना है फिर तो पूरा, एक भी केस याद नहीं रखना है, उसके जजमेंट। लेकिन हाँ, ये पूरा कॉन्सेप्ट जरूर याद रखना कि उसमें जजमेंट क्या था, उसमें वर्डिक्ट क्या था, क्योंकि एटलीस्ट वो तो रेफर करना पड़ेगा ना। तो ये ध्यान है। तो केस नाम याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करना जो इंपॉर्टेंट में मार्क करते जाऊं उसके नाम भी याद रखना। सिंपल। अच्छा, यूनिट 1 में कुछ केसेस याद हुए आप लोगों को? हाँ हाँ, बोल्टन वर्सेस जोन्स, ये था आपका केस। फेल्थ हाउस। चलो अच्छी बात है। तो अब हम लोग यहाँ पे यूनिट 2 में, अच्छा इसमें भी 2-3 केसेस होंगे। तो गाइज डिफेंडेंट किसको बोलते हैं ये भी मैंने बताया था आप लोगों को, जिसके खिलाफ सूट फाइल होता है। और प्लेंटिफ किसको बोलते हैं? जो सूट फाइल करते हैं, तो हम उसको प्लेंटिफ बोलते हैं। तो गाइज यहाँ पे डिफेंडेंट के बाद यहाँ पे ना कॉमा लगाना है, यहाँ पे स्किप हो रखा है, ध्यान रखना। तो डिफेंडेंट को यहाँ पे डी, तो डी प्रॉमिस टू पे टू पी अ सर्टेन कमीशन। तो इसका मतलब यहाँ पे डी है,
और यहाँ पे पी है, और डी ने प्रॉमिस किया क्या करने के लिए, कमीशन पे करने के लिए। बोला लेकिन मेरी डिजायर है, बोला क्या, बोला डिजायर ये है कि आप मेरे लिए क्या क्रिएट करोगे, एक पूरा मार्केट बनाओगे, और जहां पे गुड्स क्या किया जाएगा, मेरी एजेंसी के थ्रू उस मार्केट में बेचा जाएगा। अच्छा, मार्केट क्रिएट करने का मतलब क्या होता है समझते हो आप लोग? हाँ, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, एक तरह से प्रमोशन करना, सिंपल। एक्चुअली देखो क्या होता है रियल लाइफ में, एक बात बताओ, आप किसी मार्केट में आप ओपनली जाके गुड्स बेचना शुरू करो, कोई नहीं जानता है तो सेल ही नहीं होगा। लेकिन आपने पहले एक एजेंट को अपॉइंट किया और बोला लोगों तक पहले काम करो, बताओ कि हाँ ये प्रोडक्ट है इस तरीके से। तो क्या आपने देखा कभी कभार किसी ग्रोसरी स्टोर में या कहीं पे मॉल में वो कुछ फूड या कुछ लेके बैठे होते हैं और फिर आपको टेस्ट करवाते हैं? हैव यू सीन दिस? और वो इसका मतलब वो बेच नहीं रहे होते, वो आपको नो डाउट वो टेस्ट करवाते हैं। और वो क्यों करवाते हैं? ताकि यदि आपको टेस्ट अच्छा लगेगा तो वो साइड में रखा होगा तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो डोंट यू थिंक वो पर्सन मार्केट क्रिएट कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से मार्केट क्रिएट करना। तो मार्केट क्रिएट करने का मतलब है लोगों को अवेयर करना उस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में, सो दैट जब मेरा कोई एजेंट वहां पे गुड्स बेचने आएगा तो वो गुड्स इजीली क्या हो जाएगा, मार्केट में सेल हो जाए, मार्केट में वो इजीली क्या हो जाएगा, आपका सेल हो जाए। इज इट क्लियर? तो ये बताओ पी को क्या गुड्स बेचना था या मार्केट क्रिएट करना था? यस, एक मार्केट कंस्ट्रक्ट करना था, एक मार्केट बनाना था, एक मार्केट क्रिएट करना था। लेकिन किसके डिजायर पे? डी के डिजायर पे। ध्यान से समझना, किसके डिजायर पे? डी। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? अब पी ने मार्केट तो कंस्ट्रक्ट किया, क्रिएट तो किया, बट किसके डिजायर पे? और सी कौन है यहाँ पे? यस, तो कलेक्टर ने बोला भाई इस तरीके से मार्केट बनना चाहिए, और जो कोई और पार्टी है तो नो डाउट उसकी बात नहीं चलेगी। आई हैव अ क्वेश्चन, क्या डी के डिजायर को फुलफिल किया गया? आंसर इज नो, डी के यहां पे डिजायर को फुलफिल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या डी लायबल होगा पेमेंट करने के लिए? नहीं। तो ये बताओ क्या पी यहां पे सूट फाइल कर सकता है? और यदि उसने कर भी दिया तो कोर्ट में सूट उसका कैरी ऑन होगा, इंटरटेन होगा? नहीं। तो बताओ क्या यहां पे लिखा हुआ है, नॉट एज पर द डिजायर ऑफ? तो दैट्स व्हाई डी वाज नॉट बाउंड टू पे एज इट वाज नॉट कंसिडरेशन, हैंस क्या माना गया, वॉइड। तो फाइनली कोर्ट में इसका सूट क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया। समझ में आए? तो जब मैंने तुझे काम करने के लिए बोला था और मैंने अपने हिसाब से मार्केट कंस्ट्रक्ट करने की बात बोली थी, तो हाउ इज इट पॉसिबल तू और किसी पर्सन के कहने पे मार्केट कैसे बना सकते हैं? और यदि तूने किसी और के कहने पे मार्केट बनाया तो फिर उस केस में तूने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, एंड आई एम नॉट लायबल टू पे एनीथिंग। तो मैं किसी भी तरीके से कुछ भी पे करने के लिए लायबल नहीं हूं। समझ में आ गया? क्योंकि मेरी डिजायर आपने फुलफिल नहीं की। हाँ, ऑल्दो टास्क तो किया है आपने, लेकिन लॉ कहते हैं टास्क एज पर द विलिंगनेस ऑफ, यस, नॉट एज पर योर ओन विलिंगनेस और एनी अदर पर्सन विलिंगनेस। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। यस, लाइव, यस, केस स्टडी समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। तो अब दूसरा पॉइंट है कंसिडरेशन। अगेन कौन दे सकता है आपका, प्रॉमिसी या फिर उसके बिहाफ पे? तो क्या बोल सकते हैं, कंसिडरेशन कैन फ्लो विच मीन्स मूव। यस, तो कहां से मूव होगा वो, आइदर फ्रॉम, यस, तो इसका मतलब आप सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ। तो सेकेंड स्टेटमेंट, consideration can flow or move from whom? From promisee और या फिर other person। तो इसमें लिखना है आप लोगों को, it may be noted that consideration can be
अच्छा, एक क्वेश्चन है बच्चे को रोजाना, डिफेंडेंट का मतलब वो होता है बेटा जिसके खिलाफ सूट फाइल होते हैं, केस करते हैं जिसके खिलाफ, और प्लेंटिफ वो होता है जो केस करता है, जो सूट फाइल करता है। हाँ, तो कंसिडरेशन कैन बी प्रोवाइडेड और गिवन आइदर बाय द प्रोमिसी, और प्रोमिसी का मतलब है दैट इज पर्सन who is going to enter into contract, yes or no? Enter into contract with whom? Promiser, comma, तो ये दैट इज वाला पार्ट सिर्फ आपको समझने के लिए, और any other person on behalf of promisee, इसका सेकेंड पॉइंट लिखना, therefore consideration given or provided by any other person is said to be valid and sufficient consideration. Sufficient consideration. Sufficient का मतलब क्या है कि आप नहीं दे रहे, आपके अलावा कोई और दे रहे, तब भी वो क्या माना जाएगा, वो sufficient माना जाएगा। सिंपल, तो ये ध्यान रखना। Shall we proceed further? तो ये इसको ई कर लेना। हाँ, तो नेक्स्ट आगे पॉइंट पे आते हैं। सो दस अगले पॉइंट पे स्ट्रेंजर टू दी consideration is allowed ऑब्लिक वैलिड। तो इसीलिए स्ट्रेंजर आपका जो कंसिडरेशन है वो आपका क्या माना जाएगा, अलाउड और वैलिड माना जाएगा। समझ में आया सबको? तो गाइस थर्ड पार्टी की यदि बात की जाए तो उस थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप देखोगे तो कंसिडरेशन हमेशा वैलिड। तो ऑल्दो इंपॉर्टेंट क्या है, डिजायर किसका फुलफिल होना है, चाहे वो प्रॉमिस ही करे या फिर कोई और करे, तो लॉ कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए, तेरी डिजायर फुलफिल होनी चाहिए, ये मैटर करता है। आर में पॉइंट। तो मेन फोकस किस पे, डिजायर फुलफिल होने पे, वो कौन कर रहा है वो मैटर नहीं करता। आई होप समझ में आ रहा है। तो यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना है। तो चलिए अब हम लोग यहां पे फिर से अगेन एक प्रोविजन की बात करते हैं, एक टर्म की बात करते हैं, और क्या वो प्रोविजन और क्या वो टर्म है जरा इसकी बात कर लेते हैं। और यहां पे एक केस आपको नजर आएगा। हाँ, सो सबसे पहले ऊपर जो स्टेटमेंट है 1 और 2 तो पढ़ना है यहाँ पे कि जो अभी हमने लिखा उससे कुछ मैच कर रहा है, वैसा ही कुछ है। सो कंसिडरेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट कैन मूव आइदर फ्रॉम प्रोमिसी और फ्रॉम यस। सो दस एज पर द सेक्शन 2 क्लॉज नंबर डी, doing something as per the desire of the promisor by promisee or any other person is said to be, ये लिखा है जो अभी हमने टर्म्स की बात की। लेकिन अब नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस पे आते हैं।
क्या नाम है भाई? चिन्नैया वर्सेस रमैया। तो यस, तो चिन्नैया अच्छा, इसको नॉर्मली फ्लो में चिन्नैया वर्सेस रमैया भी बोलते थे, तो कंफ्यूज मत होना। तो कई बार ऐसे भी वर्ड बोला जाएगा, तो आप उसको कंफ्यूज मत होना। आई जस्ट वांट इंटरप्रिटेशन फर्स्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, देन आई विल डेफिनेटली गिव द इंटरप्रिटेशन। ध्यान से इस केस को पढ़िए, और इसके नीचे भी स्टेटमेंट है, तो बुक में एक बार देख लेना, क्योंकि यहाँ पे इसका स्लाइड मिस है। ऊपर चेक करो, मैंने स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन नॉट अलाउड लिखवाया है, चेक करो एक बार। तो आपको लाइव में से कोई बच्चा पूछ रहे हैं, ये बताओ क्या मैंने स्टार्टिंग में जब डेफिनेशन पढ़ा है तो वहां पे स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन अलाउ लिखा है, डिसअलाउ लिखा है? अलाउ लिखा है, वहां पे भी अलाउड लिखवाया मैंने, ठीक है। और मैंने बोला था स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट डिसअलाउ है, ठीक है। तो शंकर एक बार चेक करो, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है मैंने, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वहां पे डिसअलाउ लिखा दूं और यहां पे अलाउ लिखा दूं। चेक कर लिया शंकर? यस। कुछ आया समझ में वैसे? पढ़ लिया? डन? कुछ आया समझ में वैसे? ऑल दो किसी को नहीं? तो अच्छा, लॉ पढ़ने का भी एक, आप लोग कैसे पढ़ते हो लॉ वैसे? अगेन आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू। लॉ इट्स ऑलवेज डू वन थिंग, जब आप पढ़ो उसको ब्रेक देके पढ़ना होता है। वंस यू कंप्लीट द स्टेटमेंट यू स्टॉप इट एंड थिंक अबाउट इट, वहाँ पे लिखा क्या, एंड देन विल मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। तो लॉ इट्स नॉट जस्ट लाइक ए नॉवल नहीं पढ़ना होता पहली बार जब भी लॉ पढ़ते हो, तो आपको रीड नहीं करना है, तो आपको उसको साथ के साथ आपको क्या करना है, सोचना है। तो जैसे अब मैं पढ़ूंगा, आप समझना है यहाँ पे। इन दिस केस अ लेडी बाय डीड ऑफ गिफ्ट मेड ओवर सर्टेन प्रॉपर्टी टू हर डॉटर। अब यहाँ रुक जाना है, इसका मतलब लेडी ने क्या कहा, एक डीड, गिफ्ट डीड एक तैयार किया, और सर्टेन प्रॉपर्टी वो अपने किसको देने की बात कर रहे हैं, डॉटर को। डायरेक्टिंग हर टू पे एन्यूटी, किसको बोला गया, ब्रदर। बट प्लीज ये ब्रदर का मतलब वो लेडी का ब्रदर है, तो उसका कौन हो गया यहाँ पे, मामा, कटप्पा, ठीक है, मामा हो गया यहाँ पे, ध्यान रखना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब आप लोग कैसे पढ़ोगे मैं बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। आप लोग पढ़ोगे इन दिस केस अ लेडी बाय डीड ऑफ द गिफ्ट मेड ओवर सर्टेन प्रॉपर्टी टू हर डॉटर डायरेक्टिंग हर टू पे एन एन्यूटी टू हर, तो ऐसे पढ़ोगे। तो प्रॉब्लम ये है कि आपको समझ में नहीं आएगा फिर, क्योंकि आप स्टेटमेंट में जैसे आगे मूव कर गए तो पीछे वाले स्टेटमेंट को तो आपने सोचा नहीं, तो इसका मतलब वो स्किप हो गया आपके माइंड से। तो इसका मतलब यहाँ पे हमेशा लॉ को पढ़ने के लिए ब्रेक देना पड़ता है। तो गाइस आगे, तो डोनर्स ब्रदर, तो इसका मतलब यहाँ पे लेडी के ब्रदर की बात कर रहे हैं, मतलब उसका अंकल बोल दो या फिर नो डाउट यहाँ पे मामा, हिंदी में बोले तो। एज हैड बिन डन बाय डोनर हरसेल्फ बिफोर, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी गिफ्ट करने से पहले तो क्या हुआ, वो बेसिकली नॉर्मली वो लेडी उसको प्रोवाइड करती थी, और उसने कहा भाई अब डॉटर को, कि सर डॉटर को उसने कहा कि जो प्रॉपर्टी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, तो अल्टीमेटली अंकल को यहाँ पे क्या करना है, आपको एन्यूटी पे करना है। हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड एन्यूटी? मैथ्स में कभी कुछ ऐसा टर्म सुनाओ, एन्यूटी? एन्यूटी बेसिकली एक सम ऑफ मनी, एक अमाउंट होता है,
और एक जो अमाउंट एनुअल बेसिस पे पे किया जाता है तो हम उसको एन्युटी नाम देते हैं। जैसे आपका नो डाउट ये आप मैथ्स में भी और कई जगह एन्युटी मेथड भी पढ़ते हैं, एन्युटी आपका इस तरीके से टर्म आता है। तो इसका मतलब क्या है, सर्टेन सम ऑफ मनी विच इज गोइंग टू बी पेबल ऑन एनुअल बेसिस। तो इसका मतलब है लेडी ने सो समहाउ कहीं ना कहीं ये बात कही कि सर अल्टीमेटली कितना अमाउंट, वो अमाउंट नहीं बताएगी, लेकिन बोला कि भाई सिंपल है जो मैं अभी पे कर रही थी तो वो आप किसको पे करना है वहां पे। आई होप समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट यहाँ पे। तो गाइज नाउ मूव ऑन नेक्स्ट वर्ड, बट पहले ये स्टेटमेंट समझ में आ गया। तो 3 लोग हो गए यहाँ पे, लेडी जिसने वो प्रॉपर्टी देने की बात की, डॉटर जिसको प्रॉपर्टी मिल रहा है आपका, और देन अंकल जिसको एन्युटी रिसीव होना है, जिसको एन्युटी मिलना है। और वो एन्युटी एक्चुअली किसको पे करना है, कौन पे करेगी, वो डॉटर पे करेगी। ऑन द सेम डे डॉटर एग्जीक्यूटेड इन राइटिंग इन फेवर ऑफ द डोनर्स ब्रदर एग्रीइंग टू पे एन्युटी। इसका मतलब इसने एग्री कर दिया, प्रॉमिस कर दिया कि नो डाउट, क्योंकि इसको अल्टीमेटली प्रॉपर्टी का जो लालच है वो दिख गया, और उसने बोला कि भाई ठीक है एन्युटी पे कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसके आगे की कहानी, आफ्टरवर्ड्स डोनी दैट इज नॉन एज, अच्छा जो गिफ्ट देता है हम उसको डोनर बोलते हैं, जिसको गिफ्ट मिलेगा हम उसको डोनी नाम देते हैं। समझ में आ गया, ध्यान रखना। तो डिक्लाइंड टू फुलफिल हर प्रॉमिस टू पे हर अंकल, इसका मतलब उसने क्या कर दिया, पे करने से मना कर दिया, और उसने ये कहा कि अंकल से किसी भी तरीके से कोई भी कंसिडरेशन मुझे नहीं मिला। यहां तक समझ में आ गया। ये बताओ क्या पहले यहां तक का स्टेटमेंट क्लियर है, क्योंकि आंसर इसी में है, लास्ट में तो केस कोर्ट का यहां पे। अभी आप सब लोग ये बताओ, इस केस में, इस सिचुएशन में, इस केस में बहुत ध्यान समझना, यू जस्ट टेल मी वन थिंग, उस डॉटर को प्रॉपर्टी मिली और अल्टीमेटली प्रॉपर्टी किससे मिली, उसकी मदर से, और ये बोला गया कि अंकल को क्या करना है। आई हैव अ क्वेश्चन, एन्युटी के लिए क्या वो प्रॉपर्टी लेडी से मिली नहीं मिली, क्योंकि लेडी ने कहा भाई सिंपल है आपको क्या पे करना है, एन्युटी, और क्यों, क्योंकि उसके लिए मैं क्या प्रोवाइड करूं। तो अब मेरा क्वेश्चन है, गिविंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय द अंकल और बाय द लेडी, प्रॉपर्टी अंकल ने दिया लेडी ने दिया, लेडी ने, बट स्टिल इट इज सेड टू बी द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन और नॉट, क्योंकि अभी पढ़ के आए, चाहे प्रोमिसी वहां पे क्या करे, आपके लिए कंसिडरेशन फुलफिल करे या फिर कोई और पार्टी फुलफिल करे। तो यहां पे जो अंकल है, अंकल ने तो कुछ नहीं दिया, लेकिन ये बताओ अंकल के बिहाफ पे ही किसने प्रोवाइड किया, लेडी ने। ये बताओ क्या लिखा हुआ, मूव, जो आपका अल्टीमेटली प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी कहां से मूव हो रहे हैं, वो आपका या तो प्रॉमिसी और या फिर किस पार्टी से, दैट इज बेसिकली द थर्ड पार्टी। पहले मैं उस स्टेटमेंट की बात करूं, फिर इस केस पे आते हैं वापस। उस स्टेटमेंट में क्या बोला गया कि सर जो कंसिडरेशन है वो अल्टीमेटली मूव कहां से, या तो प्रॉमिसी या फिर अल्टीमेटली, आर में पॉइंट। और इस केस में ना, अब प्लीज ध्यान रखना, यहां पे आप ये एज्यूम करना कि जो डॉटर है, वो डॉटर की यदि मैं बात करूं वो प्रॉमिसर है, और जो अंकल वो प्रॉमिसी है, और लेडी वो थर्ड पार्टी है, तब ये केस समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्योंकि डॉटर ने ये बात बोली कि सर मुझे कोई कंसिडरेशन नहीं मिला, तो इसका मतलब है वी हैव टू एज्यूम कि जो डॉटर है वो क्या बन गया, उसको प्रॉमिसर मानेंगे, उसको क्या मानेंगे, तो यस। और अल्टीमेटली उसको समथिंग इन रिटर्न मिलना था, किससे, अंकल से। तो अंकल क्या बन गया, तो बोला तुम कुछ दोगे तभी मैं क्या पे करूंगी, एन्युटी। लेकिन अंकल कह रहे मैंने नहीं दिया, बट मेरी सिस्टर ने, मतलब तेरी मदर ने, ये बताओ प्रॉपर्टी तुझे गिफ्ट की नहीं की, तो इसका मतलब अंकल के बिहाफ पे वो किसने, लेडी ने। तो मेरा क्वेश्चन ये बताओ, इस डॉटर की जो स्टेटमेंट है कि अंकल से मुझे कोई कंसिडरेशन नहीं मिला, इज इट वैलिड और वॉइड, इज इट वैलिड और वॉइड, वॉइड। बट व्हाई, क्योंकि कंसिडरेशन तो ऑलरेडी मिल चुका है, वो ऑल्दो अंकल ने नहीं दिया बट किसने दिया, उसके बिहाफ पे तो मिल गया। तो ये बताओ प्रॉमिसी या फिर एनी अदर पर्सन, समझ में आ रहा है। तो बताओ क्या आप लोगों, अभी आंसर खुद ब खुद वहां से निकल के आना,
लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्टेटमेंट पढ़ने में प्रॉब्लम है। स्टेटमेंट ढंग से हम लोग सोचेंगे पढ़ेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, और वही तो सिखाना यहाँ पे मेरा काम है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द कोर्ट हाउएवर हेल्ड दैट अंकल कुड सू इवन दो, मतलब अंकल सूट फाइल कर सकता है एन्युटी के लिए, इवन दो उसने कोई कंसिडरेशन, यस, नो कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय, यस, मूव फ्रॉम हिम, मतलब उसके तरफ से कोई कंसिडरेशन, उसको द कंसिडरेशन फ्रॉम मदर क्या माना गया, आ गया पॉइंट। तो इस केस में याद रखना कि सर यहाँ पे बेसिकली दो लोगों में डिस्प्यूट हुआ और एक पार्टी कह रहे सर मुझे कोई कंसिडरेशन नहीं मिला, तो दूसरे पार्टी ने कंसिडरेशन तो नहीं दिया बट कोर्ट ने कहा उसके बिहाफ पे किसी और पार्टी ने दिया हुआ है। तो व्हाट वी हैव टू एज्यूम कि जो यहाँ पे अल्टीमेटली वो जो डॉटर है हम उसको मानेंगे प्रॉमिसर, और अंकल को मानेंगे प्रॉमिसी, और लेडी को मानेंगे थर्ड पार्टी। नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर केस, तभी हो सकता है। नाउ यू जस्ट टेल मी वन थिंग, समझ में आया अब केस? था इस केस में कुछ दम? नहीं था, लेकिन एग्जाम में इस पे 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है सिचुएशन बेस्ड, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू रिटेन। तो ये केस किसको प्रूव करने के लिए था कि सर थर्ड पार्टी भी कंसिडरेशन यदि देता है तब भी उसको वैलिड माना जाएगा। तो केस एक्चुअली क्या करता है, उस स्टेटमेंट को और क्लेरिफाई करता है और प्रूव करता है कि सर ये देखो ऐसा सिचुएशन रियल लाइफ में हुआ है, और जहां पे कोर्ट ने भी अपनी जजमेंट दी और जजमेंट में भी ये बात बोली है कि यस थर्ड पार्टी कंसिडरेशन प्रोवाइड कर सकता है। समझ में आ गया? यस, लाइव पार्टिसिपेंट्स कैन यू प्लीज टेल मी, आपको समझ में आया यहाँ पे पॉइंट? हाँ, और कोई किसी को यहाँ पे कोई डाउट नहीं? चलिए आगे मूव करते हैं फिर इसी बात पे। अब आप फिर प्रॉपर्टी किसकी है नहीं है क्यों सोचना, ठीक है? आपको सिंपल मतलब क्या वो कॉन्सेप्ट से, और प्रॉपर्टी लेडी यदि गिफ्ट करे तो हम ये एज्यूम करेंगे वो प्रॉपर्टी है किसकी, वो लेडी की है। सिंपल, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो लॉ में हमें उतना ही सोचना है जितना प्रिस्क्राइब्ड है, उससे ज्यादा सोचोगे तो नेक्स्ट लेवल का एक नया सिचुएशन बन जाएगा, और फिर नेक्स्ट लेवल के सिचुएशन के लिए नए प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे। वो प्रोविजन हो सकता है वो सेम एक्ट में हो या फिर किसी अदर लॉ में। Simple. So guys, the next part which I am going to discuss, and here we have consideration need not be adequate but must be valuable. तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्ड है यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में। थर्ड सेगमेंट, कंसिडरेशन need not be adequate but must be valuable। ये स्टेटमेंट है, यस और नो? कुछ आइडिया क्या है इसका मतलब? यस, तो मैं आपसे अगेन पहले एग्जांपल देन उसके बाद नोटिंग। यहां पे एक वर्ड लिखा है नीड नॉट बी, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? कंसिडरेशन इवन इफ इट इज इनसफिशिएंट बट स्टिल इट इज सेड टू बी वैलिड, बट दैट शुड बी वैल्यूएबल, मतलब उसकी मेरे लिए वर्थ होनी चाहिए, उसकी मेरे लिए वर्थ होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द सिचुएशन, लेट्स स्टार्ट विद द टर्म। आई हैव अ क्वेश्चन, एक सिंपल सा पॉइंट। मार्केट में यदि कोई भी प्रोडक्ट आप लेने के लिए जाते हो तो ये बताओ क्या बार्गेनिंग करके हम उसका प्राइस कम कर सकते हैं? करवा भी देते हैं। तो अब आपके अंदर से क्या आवाज आती है, सर प्रोडक्ट तो था इतने अमाउंट का, इतने अमाउंट का, लेकिन उसके लिए पेमेंट हमें कम करना पड़ा। मान लो 50,000 का प्रोडक्ट था बट स्टिल आपने उसको 40 पे किया, तो बताओ लॉजिकली उसकी डिजायर कितनी थी? 50, लेकिन वो डिजायर 50 के बाद कन्वर्ट कितने में हो गया? 40 में हो गया। लेकिन कंसेंट तो हुई दोनों पार्टी की या बिना कंसेंट के हुई है? कंसेंट की हुई। तो अब ये बताओ, ऑल्दो उस सेलर के नजर में वो कहेगा मेरे लिए 50 का प्रोडक्ट था बट मुझे मिला सिर्फ कितना, लेकिन वो कहेगा चलो ठीक है कोई बात नहीं 40 तो मिल रहा है, तो ये बताओ उस 40 के उसके लिए वर्थ है, वैल्यू है या नहीं? यस। तो इसका मतलब उसकी डिजायर, लेकिन वो बाद में चेंज हो गई ना, तो इसका मतलब वो क्या बन गया? इनसफिशिएंट, बट उसके लिए अभी भी उसकी क्या है? वर्थ है, वैल्यू है।
तो लॉ ये कहता है कि जब कभी भी कोई भी कंसिडरेशन दी जाए तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंसिडरेशन का सफिशिएंट होना जरूरी नहीं है। तो बोला सर क्या होना जरूरी है? वैल्यूएबल और प्लस कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज, कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मान लो एक पार्टी जिसने मान लो फॉर एग्जांपल 600 रुपीज पे किया था फॉर फर्स्ट क्वालिटी कॉटन फैब्रिक लेने के लिए, लेकिन उसके पास फैब्रिक आया, लेकिन वो अल्टीमेटली क्या है, उसमें से 10% कुछ और मिक्सचर है, मतलब 90% कॉटन है, बट ते बताओ क्या वो बोलेगा कि सर मेरे लिए इनसफिशिएंट है, क्योंकि मेरी डिजायर क्या थी कि सर अल्टीमेटली प्योर कॉटन चाहिए और उसके लिए मैंने पे किया। तो लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो मेरे लिए वो कॉटन फैब्रिक क्या है, वो जो 100% होना थे वो नहीं है, बट फिर भी मैं इस बात के लिए क्या होता हूं, अपनी सहमति देता हूं। तो बताओ उसके लिए कंसिडरेशन क्या है? इनसफिशिएंट, बट फिर भी वैल्यूएबल है, क्योंकि डेफिनेटली उसका काम तो उससे भी हो सकता है और चल सकता है। यस और नो? तो लॉ क्या कहता है कि सर दो बातें, आपके लिए कंसिडरेशन की वैल्यू हो, वर्थ हो, नंबर 2 वो कंसिडरेशन पे आपकी सहमति होनी चाहिए, और यदि है तो इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन भी क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन भी क्या माना जाएगा? वैलिड माना जाएगा। आई होप समझ में आ रहा है? सो थिंक अबाउट इट। हाँ, लेकिन अब यदि आपकी सहमति नहीं है और फिर भी वो आपको इनसफिशिएंट दे रहा है, इज इट वैलिड और वॉइड? फिर वो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि फिर तो वो सफिशिएंट ही होना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी सहमति नहीं दी। तो एग्जाम में सिचुएशन बदल जाता है। तो अब पहले नोट करते हैं यहां पर। तो इट मे बी नोटेड दैट as per the Indian Contract Act 1872, consideration if insufficient but still valuable for whom? For party, that is promisor. Yes or no? Which he ready to what? Ready to accept, that is gives his consent. Then such consideration is said to be क्या माना जाएगा? वैलिड। सेकेंड पॉइंट लिखना, इट मे हाउएवर बी नोटेड दैट if the consent has not been given और या फिर नॉट फ्री। नॉट फ्री का मतलब क्या होगा? आपका कंसेंट जो है वो फ्री नहीं है। देन सच insufficient consideration will not become
वैलिड कंसिडरेशन। समझ में आया? तो फिर उस केस में वो क्या आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो आप? यस, और आपका चैलेंज में कोर्ट में क्या होगा? एक्सेप्टेबल भी होगा, क्योंकि आपने कंसेंट नहीं दी थी। समझ में आ रहा है? तो यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वेन एवर यू आर गोइंग टू गिव द कंसिडरेशन, तो इट्स टोटली अप टू द पार्टी, क्या वो उसको लेने के लिए एग्री है या, और यदि वो इनसफिशिएंट है और फिर भी वो एग्री है तो फिर वो क्या बन जाएगा? वैलिड माना जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो फिर वो वैलिड होगा, और यदि वो आपका एग्री नहीं होता है तो फिर उस केस में वो वैलिड, और फिर भी यदि आप उसको इंसिस्ट करते हैं तो वो आपके खिलाफ सूट फाइल कर सकते हैं, और कोर्ट में फिर इनसफिशिएंट कंसिडरेशन को वैलिड नहीं माना जाएगा। कोई डाउट यहाँ पे? तो नीचे यस, इफ एनीवन हैविंग डाउट देन प्लीज यू कैन आस्क। अब जरा पढ़ते हैं यहाँ पे, देखो क्या लिखा है। ऑल ऑफ यू कैन सी कंसिडरेशन नीड नॉट नेसेसरली बी व्हाट? सेम वैल्यू एज द प्रॉमिस फॉर विच। समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात बताओ, अब यहां पे वैल्यू की बात करते हैं, तो ये बताओ वैल्यू में क्वांटिटी की बात करते हैं फिर प्राइस की? वैल्यू में प्राइस के रिगार्डिंग। अब एक सिंपल से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। बार्टर सिस्टम इट्स अ पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। ये बताओ व्हीट और राइस का प्राइस सेम होता है, इक्वल होता है, डिफरेंट होता है? डिफरेंट होता है, ध्यान रखना। तो मान लो मैंने किसी पार्टी से बोला सर आई जस्ट वांट टू एक्सचेंज 5 किलोग्राम ऑफ व्हीट फॉर यू कैन से द 5 किलोग्राम ऑफ राइस। मान लो वहां पे व्हीट है आपका 200 रुपीज का 5 किलोग्राम, लेकिन राइस है वहां पे 500 रुपीज का 5 किलोग्राम, तो स्टिल एक्सचेंज हो रहा है? यस और नो? तो बताओ सामने वाले पार्टी की यदि बात किया जाए तो उसको लेस अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन मिल रहा है, बट फिर भी वो एग्री है, तो स्टिल ये बताओ क्या उसके लिए वर्थ है, वैल्यू है? क्योंकि कहेगा मुझे नीड है उसकी व्हीट की, तो मैंने ले लिया, चाहे मुझे उसके बदले 500 रुपए का राइस देना पड़ रहा है और मुझे उसके बदले क्या 200 किलो का आपका 200 क्या मिला? व्हीट मिला, बट फिर भी वो मेरे लिए क्या माना जाएगा? वैल्यू और वर्थ मानी जाएगी। समझ में आ रहा है? तो मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि आपकी सहमति होना जरूरी है और आपके लिए उसका वैल्यू होना जरूरी है। बस इन दोनों ही चीजों पे फोकस करोगे तो वो कंसिडरेशन क्या बन जाएगा? आपका वैलिड माना जाएगा। समझ में आ गया सबको? तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट। इट मे हाउएवर बी नोटेड, वो क्या होना चाहिए आपके लिए? यस, दैट इज मस्ट बी समथिंग इनएडुकेट कंसिडरेशन क्या नहीं माना जाएगा? नॉट इनवैलिडेट, मतलब वो इनवैलिड एग्रीमेंट को कभी भी नहीं। हाँ, लेकिन अभी मैंने लिखा दिया है कि इसके लिए हमेशा क्या होना चाहिए आपका? फ्री कंसेंट। ये होना जरूरी है, ये होना जरूरी है। चलिए अब नीचे जो पॉइंट्स लिखे हैं, आई जस्ट वांट इंटरप्रिटेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू एंड देन आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर। पढ़ लिया? कुछ आया समझ में? पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या लिखा है आपका? इफ योर कंसेंट इज फ्री देन इनएडिक्वेट स्टिल रिमेन वैलिड, देन कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर, क्योंकि कोर्ट को मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप उस पर एग्री हो चुके हो। लेकिन एग्जैक्टली लेकिन कोर्ट कह रहा है कि मैं इंटरफेयर करूंगा जब मुझे ये चेक कर रहा हूं कि आपकी कंसेंट फ्री है या नहीं, और यदि कंसेंट फ्री नहीं है तो फिर मैं उसको डिक्लेयर करूंगा वॉइड। तो लास्ट पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि दैट इट मे बी नोटेड दैट इनएडिक्वेट कंसिडरेशन कैन बी टेकन इनटू अकाउंट, किस पर्पस के लिए? कि वेदर द कंसेंट इज फ्री, एंड इफ योर कंसेंट इज नॉट फ्री देन द कंसिडरेशन इज सेड टू बी वॉइड, बट व्हाई? इट्स इनसफिशिएंट। समझ में आ रहा है? और यदि आप एग्री हो चुके तो फिर मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करने वाला हूं। तो मेरा एक क्वेश्चन है, इनएडिक्वेसी जो देखा जा रहा है, क्या हम उसकी कंसिडरेशन की वैलिडिटी के लिए कंसिडर कर रहे हैं कोर्ट में, फिर कंसेंट के लिए देखा जा रहा है? कंसेंट के लिए, कि सर उस इनएडिक्वेसी पे आप एग्री हो या, और यदि आप एग्री हो तो फिर वो वैलिड कंसिडरेशन है, और नहीं है तो फिर दैट्स इट, सिंपल सा पॉइंट। तो बताओ क्या अभी एग्जांपल समझ में आ गया? तो क्या अभी वो बार्टर सिस्टम का भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि जहां पे कभी वैल्यू सेम
होती नहीं है, लेकिन क्या दोनों पार्टी एग्री होते हैं? यस एब्सोल्युटली। हमारे लिए डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हैं जहां पे सेलर को प्रोडक्ट के 5,000 के बदले उसको 4.5 मिले, तब भी वो क्या होता है? वैलिड माना जाता है। यस 100%। तो वो क्या है? इनसफिशिएंट है, बट दोनों पार्टी एग्री है। नेक्स्ट पार्ट पे अगला पॉइंट किसके रिगार्डिंग है यहाँ पे? अब यहां पे कुछ पॉइंट मैं आपको पढ़ने के लिए दे रहा हूं। अब आपको एक कौन सा पढ़ के आना है यहाँ पे? फोर्थ। और नेक्स्ट में कौन सा पढ़ना है आपको? अच्छा, फिफ्थ में पढ़ा रहा हूं, सिर्फ फोर्थ पढ़ना। और ये जो 6 आपको लिखा हुआ है, ये 6 वाला पॉइंट हम लोग सेपरेट यूनिट में पढ़ेंगे, ध्यान रखें। इट्स अराउंड यूनिट नंबर 4 और 5 में किसी में आएगा, तो ये लास्ट वाला पॉइंट हम डिटेल उसमें पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आज की क्लास का आखिरी टॉपिक है और वो फिफ्थ। मैंने आपको सिर्फ एक होमवर्क दिया कौन सा पढ़ने के लिए? यस। और फिफ्थ में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ध्यान रखना है। कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट। व्हाट डज इट मीन? Yes. Illusory means imagination, something which you are able to perform and you are capable to perform, सिर्फ वही कंसिडरेशन हो सकता है। इमेजिनेशन के बेसिस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। आप ये बोलोगे कल मैं सीए बन के नो डाउट मर्सिडीज खरीद लूंगा और मैं वो आज बेचना चाहता हूं, इज इट योर इमेजिनेशन और नॉट? तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अलाउड। इमेजिनेशन तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हाँ, ताजमहल को भी अपना घर बना सकते हैं, लाल किला ही खरीद सकते हैं इमेजिनेशन में। तो फिर तो इमेजिनेशन में यू विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इमेजिनेशन कैन बी एनीथिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कंसिडरेशन लॉ कहता है कॉन्ट्रैक्ट रियल की बात करते हैं। अच्छा, रियल का मतलब ये नहीं है कि जो अभी आपको करना है, रियल का मतलब फ्यूचर में भी यू आर केपेबल टू फुलफिल इट, यस और नो। जैसे मान लो, अब एग्जाम्पल सेल ऑफ गुड्स एक्ट में एग्जाम्पल मैं यहां पे दे रहा हूं अभी। एक पर्सन जो मेरे पास आए और मान लो मेरा खुद का गार्डन है जहां पे मैंगो के ट्री मैंने लगा रखे और बहुत सारे नो डाउट उस अभी जस्ट क्या हो रहा है आपका मैंगो स्मॉल साइज में वो दिख रहा है क्योंकि अभी वो सीजन स्टार्ट हुआ है। और उसने कहा कि सर ये सारा मैंगो नो डाउट इसके लिए मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूं। तो इसका उसकी डिजायर है उस सारा मैंगो खरीदने का। आई हैव अ क्वेश्चन, ये बताओ अभी वो मैंगो मैं नहीं दे सकता बट फ्यूचर में कंफर्म है आई एम केपेबल इनफ टू प्रोवाइड इट और नॉट, यस और नो? तो ये बताओ क्या वहां पे इमेजिनेशन है या फिर रियल है वो? यस, बट वो राइट नाउ नहीं, वो फ्यूचर में रियल। क्यों? क्योंकि रीजन बीइंग अभी तो वो स्मॉल है, अभी वो पूरा कंप्लीट होगा, जब वो पूरा ग्रो हो जाएगा देन आई विल प्रोवाइड इट। इट विल टेक अराउंड 2 मंथ्स, लेकिन पहले से एग्रीमेंट हमारे बीच में हो गया, यस और नो? तो इसका मतलब वहां पे रियल की बात कर रहे हैं। हाँ, दैट इज अ फ्यूचर सेगमेंट, एब्सोल्युटली वो पॉइंट आएगा, सिंपल। तो दैट इज, हाँ, कुछ उसमें खराब हो जाएगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा? क्योंकि वो तो इम्प्लाइड है कि जब उस पार्टी से होगा कॉन्ट्रैक्ट तो हो सकता है मैंने एज्यूम किया था कि सर वो 100 किलोग्राम होने वाले हैं, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ कि दैट्स इट्स जस्ट 80। लेकिन अल्टीमेटली वो तो एक क्या है, वो तो लॉस सबको पता है कि नो डाउट नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस तो होगा, लेकिन एज वी नो दैट क्या वो फ्यूचर में, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि नो डाउट अभी मैंने प्लांट लगाई नहीं और अभी मैं बोल रहा हूँ सर मैं प्लांट लगाऊंगा फिर मैं मैंगो प्रोवाइड करूंगा, कह रहे तू लगाया भी नहीं लगाया क्या पता। तो इमेजिनेशन वहां नहीं है, वहां पे रियलिस्टिक एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, बट सर्टेन वेरिएशन ऑफ नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस कैन बी देयर। तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है? कंसिडरेशन हमेशा क्या होना चाहिए? रियल एंड नॉट, यस, it must be something to which, yes, and if it is, और फिजिकली क्या लिखा है? मतलब लीगली भी पॉसिबल नहीं है और फिजिकली भी नहीं है, तो फिर वो उसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। तो आई थिंक इसमें नोटिंग की तो रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इट्स अ सिंपल लैंग्वेज, तो यू कैन राइट इट यस और नो। तो ओवरऑल टोटल 4 पॉइंट हमने पढ़े यहाँ पे। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन पढ़ा आज की क्लास में। तो डेफिनेशन की यदि बात करें तो डेफिनेशन में ऑर्डिनरी डेफिनेशन क्या था? समथिंग इन रिटर्न। और सेक्शन कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? 2 क्लॉज डी में, 2 क्लॉज डी में। तो कंसिडरेशन डिजायर किसका फुलफिल होगा? यस, और कौन फुलफिल करेगा? एंड तो कंसिडरेशन कैन बी परफॉर्म बाय द स्ट्रेंजर, यस। इज इट वैलिड और वॉइड? वैलिड माना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में, कंसिडरेशन कैन बी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यस और नो? कंसिडरेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव क्योंकि इट्स बेसिकली टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। नाउ वी हैव नेक्स्ट पार्ट, वी हैव सर्टेन एसेंशियल एलिमेंट्स ओवर देयर। व्हाट अबाउट द फर्स्ट एलिमेंट? ऑलवेज मूव एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। तो ये बताओ क्या प्रॉमिसी वॉलंटरी कुछ कर सकता है? आंसर इज नो। तो इसका मतलब आप अपने विलिंगनेस के अकॉर्डिंगली कुछ नहीं करेंगे, विलिंगनेस, यस। नेक्स्ट पार्ट, कंसिडरेशन
कैन बी मूव्ड फ्रॉम प्रोमिसी और, अब मैंने दो केस पढ़ाए, एक मैंने पढ़ा था दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव, दूसरा केस था आपका चेन्नई वर्सेस, तो जो दुर्गा प्रसाद का केस था वो मूव एट द डिजायर वाला था, और जो हमने चेन्नई वर्सेस रमाया का केस पढ़ा वो किसके लिए था आपका? यस, इट्स अ फ्लो फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यस और नो। तो ये दो केस मैंने पढ़ा है। नेक्स्ट पार्ट, तीसरा पॉइंट क्या था हमारे लिए? नीड नॉट बी एडुकेट बट मस्ट बी, बट एक पॉइंट याद कर लेना, उसमें फ्री कंसेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए वहां पे? और यदि फ्री कंसेंट है तो कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर एंड दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी वैलिड। और यदि फ्री कंसेंट नहीं है तो फिर उस केस में कोर्ट विल इंटरफेयर एंड डिक्लेयर इट्स वॉइड, यस और नो। नेक्स्ट पार्ट, फिर हमने लास्ट में क्या पढ़ा? yes. समझ में आ गया? तो इमेजिनेशन के बेसिस पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, दैट्स व्हाई इसको कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। इट्स ऑलवेज लीगली एंड फिजिकली पॉसिबल। अच्छा, लीगली मान लो फिजिकली पॉसिबल है लेकिन लॉ मना करता है, जैसे ड्रग्स सप्लाई करना फिजिकली पॉसिबल है बट लॉ कह रहा है कि दैट इज नॉट गोइंग टू बी अलाउड, तो ये बताओ इज इट लॉफुल कंसिडरेशन? आंसर इज नो। सिंपल, समझ में आ गया? तो इसीलिए वो वॉइड माना जाएगा। अब एक पॉइंट यहां पे मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया है कि सर हमेशा आपकी कुछ एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन है, उस एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन को कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, उसके बियॉन्ड जो होगा उसको माना जाएगा। तो ये क्वेश्चन है जो आपको पढ़ के आना है, और नेक्स्ट में फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे रूल रिलेटिंग टू द कंसिडरेशन और फिर हमारा प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बट आज की क्लास समझ में आ गई, डेफिनेशन पढ़ लिया हमने, क्लासिफिकेशन हो चुका है और एसेंशियल एलिमेंट्स हो गया। तो नेक्स्ट में आपके दो पॉइंट बचे, हम उसको फर्दर क्या करने वाले हैं? प्रोसीड करने वाले हैं। सिंपल। तो मिलते हैं नेक्स्ट में गाइस, तो आप लोग तब तक ब्रेक ले लो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस।